साथ में कोई था नहीं और मुझे ये लगा कि मैं मर जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी संघर्ष में है और एक दुख भरी कहानी बताने जा रहा हूँ, सूरज देवी। और जब उनके दर्द को आप समझोगे तो शायद मैं कह रहा हूँ कि वो दिल को छूने वाली चीज़ होगी। यानी कभी कभी अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जो शरीर से शुरू होती है लेकिन वो आत्मा तक पहुँचती है, यानी दिल को छूने वाली। तो नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सूरज देवी है। मेरे गांव का नाम जेतारण है जी। और मेरे पीहर का नाम मीरा की नगरी मेड़ता है, प्रजापत समाज से। हमने सुना है कि आप कैंसर बीमारी से पीड़ित थे और 4th स्टेप से आज बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप 4th से 1st स्टेप और आज स्वस्थ हो गए, कैसे आप इस बीमारी से जूझ के और सामने आए? एक तो अंदर से मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब पता चला तब तो मुझे पता था कि 100% में मर जाऊंगी। तो डॉक्टरों ने भी मुझे यही कहा, लेकिन अंदर से मैं हिम्मत नहीं हारी। और कुछ देसी दवाइयाँ और कुछ एलोपैथिक दोनों को मैंने शामिल किया। और जो नियम होता कि कैंसर को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ से बढ़ता है और कौन सी चीज़ से ये कम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। आप मुझे बताइए, जब भी आप हॉस्पिटल में गए और आपको इस बीमारी का मालूम चला, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कैंसर है, तो उस समय आप पर क्या गुजरी? मुझ पर ये गुजरी, एक तो मेरे साथ में कोई था नहीं जी। मैं अकेली थी। कोई भी मेरे परिवार में से साथ में नहीं चलता था, मेरे पति भी नहीं चलते थे। जी। तो डॉक्टरों ने मुझे पहली बार सोनोग्राफी की और बताया, मैडम अब ऑपरेशन करवाओगी। मैंने कहा किस बात का, कि आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा, बस गोल गोल घुमा रहे हैं, ये जांच कराओ वो कराओ, और मैं कराती जा रही हूँ। तो कहा आपके पेट में 9 mm की गांठ है। 9 mm की? जी हाँ, और वो कैंसर की है और हमें लगता है कि वो लास्ट स्टेज की है। जैसे आपने कैंसर सुना कि कैंसर है, तो उस समय तो शायद क्या पोजीशन रही? पूरा मेरा माइंड है जो घूम गया और क्षमता अंदर से थी वो सारी खत्म हो गई। और कागज वो जांची वगैरह थी तो वो मेरे टेबल से नीचे गिर गई। मैं खुद भी जैसे ही पायदान के ऊपर मैंने पैर रखा तो वो नीचे फिसल गया, नीचे गिर गई। तो मैडम थी, तो उन मैडम ने मुझे हाथ पकड़ के उठाया कि सॉरी मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया, बड़े डॉक्टर दिखाएंगे, आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं, मुझे इतना पता नहीं है। उन्होंने बात को घुमा दिया क्योंकि मेरे साथ में कोई था नहीं। तो बाहर बैठ करके वो फाइल वगैरह अंदर ही थी, मेरे साथ में उस वक्त कोई नहीं था। और हॉस्पिटल से बाहर आकर के जितना मैं रोना चाहती थी उतना रोई थी क्योंकि साथ में कोई था नहीं और मुझे ये लगा कि मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, इस दौर से कोई भी इंसान यदि गुजरता है ना, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो बीमारी, और दूसरी बात है कि घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं किया। आप मुझे बताइए कि आपके घर वाले सपोर्ट इसी बीमारी के कारण नहीं किया या पहले भी आपको कभी सपोर्ट नहीं किया? पहले भी मेरे रंग को देख करके मेरे साथ सपोर्ट में नहीं थे। रंग को देख के? मेरा रंग काला है, इसलिए मेरे रंग को देखकर मेरे साथ में सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, पहले से आपसे नफरत करते थे? हाँ जी, और मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाते हैं। अच्छा। मेरे रंग से कालची नाम से मुझे बुलाया जाता है। अच्छा, आपको अपने नाम से नहीं पुकारते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आज भी हमारा समाज कहाँ जा रहा है। नाम जब नामकरण होता है, नाम दिया जाता है, उससे ना करके उसके रंग रूप से संबोधित किया जाता है। और वो भी आपका पति एक परमेश्वर होता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो महिलाएं होती है, माताएं अपने पति को परमेश्वर मानती है। और पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं। लेकिन ये अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के, जिसके सहारे पूरे जीवन जीने की सौगंध खाई, 7 फेरे लिए, और वही उनके साथ एक टॉर्चर अत्याचार कर रहे हैं कि ये काली है। और जब इस बीमारी से गुजरी उस समय वो पीछे हट गए। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि आपको बोलते थे कि काली है, ये वैसे हैं? लगता था ना। हाँ। सर, दूसरी महिलाओं को देखती थी तो ऐसा लगता था परमात्मा ने मुझे काला क्यों बनाया, थोड़ा रंग गोरा होता तो इस घर के अंदर मेरी भी मान सम्मान इज्जत होती। क्योंकि
मेरे सास ससुर जी, ननंद, देवर, उनके ननदों की बच्चियां हैं, वो भी मुझे मेरे नाम से ही पुकारती है। वहाँ पर सभी को मालूम है। अच्छा, उसी काली के नाम से हाँ पुकारती जी, है। हाँ। तो कभी आपको जैसे आपके पति है तो कभी आपको पत्नी नहीं समझा? जी नहीं, अभी आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के। अच्छा, 2 लड़के हैं। तो क्या मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, आपके बीच में जो पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहा आपका इस दौर से? आज कितने साल की उम्र आपकी? मेरी उम्र 40 की। अच्छा, 40 साल की। तो वो कैसा रहा, बताइए। अच्छा नहीं रहा सर। हम्म, हम पति पत्नी का रिश्ता कोई खास नहीं रहा। हम्म, मेरे पति, वैसे तो सोशल मीडिया पर ये बात रखनी नहीं चाहिए, लेकिन जब ये सारा ख़त्म ही हो गया, वो भी मुझे इतना नहीं मानते हैं, तो रखने में फिर क्या शर्म है। हमारे बीच में शारीरिक संबंध भी 15-16 साल से कोई नहीं बने, ना वो मेरे पास में आते हैं, इतनी वो बातचीत भी कम करते हैं। मैं उनकी नापसंद पत्नी रही हूँ। जब वो आपको पसंद ही नहीं करते थे तो फिर शादी क्यों की? वो तो पता नहीं, उनको पता। अच्छा, आपकी कितनी उम्र में शादी हुई आपकी? 13-14 साल। अच्छा, 13-14 साल की उम्र में शादी हो गया। 12 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो पिताजी के देहांत के 1-2 साल बाद में मेरी शादी हो गई। तो शुरुआत में ही जब फर्स्ट टाइम आप कब आए अपने ससुराल? कितने शादी के कितने साल बाद में आए? मतलब शादी करते ही भेज दिया था, रोका नहीं गया। तो उस समय फर्स्ट टाइम से ही बर्ताव गलत था या बाद में जाके उनका बर्ताव गलत हुआ? बाद में मेरी सिस्टर थी, उनका ससुराल भी मेरे परिवार में था, तो वो साध्वी बन गई, तो उनका रिश्ता टूटने के बाद में ज़्यादा हुआ। अच्छा, तो शुरुआत में तो उनका सही रहा? ठीक ठाक रहा, खास नहीं था, ठीक ठाक था। खराब नहीं था, लेकिन मैं नहीं थी उस परिवार में, तो समझ नहीं पाई थी। तो आप रेगुलर आपका अपमान ही किया उन्होंने? हाँ जी, हाँ। एक टाइम खाना देना अच्छा, एक टाइम खाना देना? हाँ, मेरी सिस्टर का रिश्ता टूटा था तो एक टाइम खाना देते थे, और मेरे लिए साबुन सरफ कपड़े धोने के लिए नहीं रखते थे। और मैं जब पियर आती थी तो बिना किराए मुझे बस में बिठा दिया जाता था। मेरे बच्चों की परवरिश मेरे माताजी ने ही की थी। अच्छा, यानी घर में भी आपके साथ अलग बर्ताव, यानी आपके लिए अलग सब कुछ व्यवस्था करते थे, खाना एक टाइम देना, हाँ जी, कपड़े वगैरह सब दूर रखना। हाँ जी। यानी एक ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल कोई अछूत की बीमारी हो। दूसरी जात की हूँ हाँ, जैसे। दूसरी जात की है। और अब ये जो बीमारी हुई है, तो उनको ऐसे लग रहा है कि कैंसर वाले मर जाएंगे, वो भी तालियां बजा बजा के हंस रहे हैं कि मर जाएगी यार। हाँ, मर जाए तो समझे कि हाँ, चलो ठीक है। पीछा हटे। हाँ जी, तो अब आप इस बीमारी से ठीक हो गए, हाँ जी। तो अब उनका बर्ताव क्या कुछ चेंज हुआ है या वैसे ही है? उनका बर्ताव तो वैसे ही है। लोगों को पूछ रहे हैं कि बीमारी ठीक हुई कि नहीं, कि ऐसी है, कैसी है, दवाइयाँ लेती है क्या, क्या है, बस ये पूछते हैं। अभी आपके बच्चों की उम्र क्या है? मेरे बच्चों की, एक मेरा लड़का है जो 17-18 साल का है, और एक 20 का है। तो बच्चे भी आपके सपोर्ट में नहीं? जी नहीं, कारण? जैसा घर में देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। अच्छा, शुरू से ही वो उनसे सब कुछ सीखे हाँ, हैं हाँ। और आपसे दूरियां बनाई हैं। हाँ जी। तो आपका अब जीने का सहारा क्या है? जीने का सहारा मेरी जो खर्चे हैं, जांचें वगैरह जो हर 3 महीने में होती है, और एक देसी दवाई मेरी हिमाचल से आती है 3300-3400 रुपये की, और एक जो एम्स से जो लिखी गई है वो 3000 की आती है, तो सारा खर्चा मेरी बहन ही उठाती है। अच्छा, आपकी बहन क्या काम करती है? उनके लड़कियों की हॉस्टल है जोधपुर के अंदर। आपकी बहन का नाम जान सकता हूँ? किरण देवी प्रजापति। अच्छा, तो वो हॉस्टल चलाती है? हाँ, 4 भुजा गर्ल्स हॉस्टल है। तो वो आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ जी, फुल सपोर्ट कर रही है। आप मानिए कि आपकी बहन सपोर्ट ना करती तो फिर थोड़ा सा मेंशन कीजिए कि फिर आप क्या करते? मेरा इलाज नहीं हुआ। अच्छा, इलाज नहीं होता, प्रॉपर वो आपके साथ खड़े रहे। हाँ जी। और अभी कभी कभी मन में ये आता है कि मेरी बहन कब तक मुझे सपोर्ट करेगी, तो खुद का स्वाभिमान भी कभी ऐसा सामने आता है। हाँ जी, उसके लिए क्या सोचा आपने? उसके लिए मैं पेपर मेसी और टेराकोटा के अंदर आर्टिस्ट हूँ। मुझे चाक चलाना आता है, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन उतारना, और पेपर मेसी जो हमारी दादी नानी
50-60 साल पहले ये बर्तन बनाया करती थी और मुल्तानी मिट्टी से सर भी धोया करती थी। उससे मैं बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनाती हूँ और 25 महिलाओं का मेरे पास ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, 25 महिलाओं का? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अभी इस प्रेजेंट टाइम में? हाँ जी। और हमारे उधर क्षेत्र के 2-4 यूट्यूबर भी हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं। सोशल मीडिया पे भी मेरा एक चैनल चलता है जिसका नाम सूरज हैंडवर्क है। अच्छा, सूरज हैंडवर्क। तो दोस्तों, इनका जो चैनल है सूरज हैंडवर्क, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से एक उम्मीद जागेगी और एक जो बहन इस दौर से गुजरी है उस दौर से और बहन ना गुजरे। तो आप एक समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। तो आप जो आज इस दौर से जो कई माता और बहनें इस दौर से गुजर रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? उनको मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि आप हिम्मत ना हारें। मारवाड़ी में कहावत है कि हिम्मत री कीमत है वे। और आप जहाँ भी खड़े हो वहीं से जीने की शुरुआत करें। अगर कैंसर हो तो कैंसर से हारना नहीं है, कैंसर को हराकर भगाना है। क्योंकि आप जैसा सोचोगे माइंड से, वैसा ही आपके पेट में वो बीमारी आपके ऊपर हावी होगी। पेट का माइंड का कनेक्शन सीधा पेट से है। तो आप जो पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 100%। बहुत बढ़िया। तो आप इस बीमारी को आप क्या मानते हैं और हमारा समाज इस बीमारी को किस नज़रिए से देखता है? समाज तो इसको छुआछूत की बीमारी, वायरस बीमारी मानते हैं, लेकिन कैंसर वायरस बीमारी नहीं है। टीबी वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है और कोरोना वायरस है, डेंगू वायरस है, लेकिन कैंसर मात्र वायरस बीमारी नहीं है। ये सोच है लोगों की कि कैंसर छुआछूत की बीमारी है, एक वायरस बीमारी, बल्कि एक वायरस और बीमारी मैं समाज को ये प्रेरणा देना चाहूँगी कि आप दूरी ना बनाएं, उनके सपोर्ट में आएं। और जो आपको अनुभव है कि ये चीज़ किससे कम होती है, किससे बढ़ती है, तो वो आप साझा करें उस पेशेंट के साथ में, ताकि उसको हिम्मत मिले और जीने की एक नई दिशा मिले। तो आपने अपने डाइट में क्या चेंज किया, बता सकते हैं? हाँ जी, गेहूं की रोटी मैंने छोड़ी है। 1.5 साल हो गया मैं गेहूं की रोटी नहीं खाती हूँ। बाजरा, मोटे धान की बाजरा, जवार, जौ, मक्की, ये और शक्कर है। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, शक्कर के ऊपर आप बैन लगा दें। शक्कर से ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैंने इसके अंदर जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियों का जूस पिया और देसी गाय का गौमूत्र जारी रखा और गर्म पानी के अंदर नींबू पीते हुए मुझे 1 साल हो गया। 1 साल? 1 साल हो गया। तो आपने अपनी डाइट में सब कुछ चेंज किया? हाँ जी, चेंज। और बीमारी का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है आपने क्या सीखा इसमें, कि जो अपने खान पान में सबसे डेंजर चीज़ क्या है कि जो बिल्कुल छोड़ना चाहिए? दूध और चीनी और गेहूं की रोटी, ये 3 चीज़ें आप बंद कर दो, कैंसर आपका कुछ नहीं कर सकता। तो आपने ये छोड़ा और आप इस पोजीशन में हो? हाँ जी। यानी आपने मेडिसिन के साथ साथ ये सब चीज़? हाँ, ये भी आयुर्वेदिक को मैंने मेडिसिन से ज़्यादा चुना, क्योंकि मेरे 35 कीमोथेरेपी बताए थे। तो आप ये समझ लीजिए कि 35 में से मैंने 7 लिए। जी, बहुत बढ़िया। एक और है, जैसे जब थेरेपी होती है इसमें, तो इसमें बाल वगैरह सब चले जाते हैं, तो वो भी एक कि उसको भी कई बार मन में ऐसे हीन भावना होती है कि ये क्या हो गया। तो कभी ऐसा हुआ आपके सामने, या कभी ऐसा लोगों ने कुछ किया? इसका तो असर बहुत ज़्यादा हुआ मेरे ऊपर, क्योंकि लोगों को पता चला। पहला कीमोथेरेपी मेरे 16 दिन बाद में बाल उड़े थे और उड़ने से पहले मैंने एक एनजीओ के अंदर डोनेट कर दिए थे। डॉक्टरों ने मुझे पहले बताया था कि बाल 100% उठेंगे। तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, इतने इतने। तो मैंने उनका कहा ऐसी कोई दवा मिला दीजिए मेरे बाल ना उड़े। कि मैडम ऐसी कोई दवाई नहीं आती है, बाल 100% आपके उड़ेंगे। तो मैंने पहले ही जाकर के डोनेट कर दिए थे। बचे कुचे थे वो कीमोथेरेपी से उठ गए थे। तो लोग मतलब हालचाल पूछने के लिए कम आते थे और बाल देखने के लिए ज़्यादा आते थे। हाँ, हो गया उन लोगों फलाना री लुगई रे कैंसर हेगो, तो वीरा बिना बाड़ा केड़ी लागे, मतलब बिना बालों के वो कैसी लगती है, कैसे लगती है। तो बाहर जाके कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई। तो मैंने 1 साल तक मेरे घर आना बंद कर दिया था। मेरी बहन के पास में जोधपुर ही रही थी। तो अभी आप अपने घर जाते हो? हाँ, अब दीपावली से 1 महीना पहले मैं अपने घर आई हूँ। और जैसे ही मेरी सारी रिपोर्टें पॉजिटिव आ गई, नॉर्मल आ गई, डॉक्टरों ने कहा नॉर्मल है, आप अब जा सकते हो। तो बच्चे, पति,
परिवार वाले सारे सपोर्ट में आ गए। अच्छा, आप सपोर्ट में आ गए। हाँ, अब बच्चे रोटियां बनावे कौन घरे जब। अच्छा, ये बात यानी उसमें भी कहीं न कहीं उनकी लालच है, हाँ बल्कि वैसे तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये चलो ठीक होगी तो हमारे को खाना बना के दे देगी। हाँ जी। यानी सोचिए, देखो क्या सोच हो गई इंसान की, यानी एक नौकर बना के रखने की चाहत है। और दोस्तों, जब आपने ये पूरी कहानी सुनी है, दर्द भरी कहानी, इससे एक चीज़ निकल के आ रही कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन बीमारियां देखो शरीर में आती और जाती है। इंसान कब टूटता है? जब उसका परिवार, जब समाज उसके साथ खड़ा नहीं होता है, और जब समाज और परिवार जब उसको टॉर्चर करता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो प्लीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कभी आप इस दौर से जब गुजरे, कोई भी गुजरे, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकती है इस दुनिया में, काया और माया किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि पल भर में शरीर कुछ भी हो सकता है और पल भर में आप करोड़पति से करोड़पति बन सकते हैं। तो ये ना सोचिए, गुमान ना कीजिए, बल्कि समाज में ये ना सोचिए कि काला है, गोरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा तिरस्कार ना कीजिए और बीमारियों के साथ आप दूरियां ना बनाएं, बल्कि हमारा फर्ज बनता है सुख दुख में साथ देने का। आज यदि सूरज देवी की यदि छोटी बहन ना होती तो शायद आज इनके साथ कुछ और होता। हो सकता है कि शायद इस दुनिया में आज ये आपके सामने नहीं मिल पाती। तो ये कि सपोर्ट ज़रूरी है, बल्कि ऐसी बीमारी से दूरी ना बनाए और हीन भावना ना पैदा करें। और हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है, हमारे पूरे शरीर में एक ही खून है, बल्कि रंग रूप अलग अलग हो सकता है। क्या सवाल आपका? मेरा सवाल था कि जब भी मैं डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में जाती, क्योंकि आपको मालूम ही है कि बीमारी होती है ना तो हज़ारों बार घुमाया जाता है जांच के लिए। आज आना, कल आना, यहाँ से करवाओ, वहाँ से करवाओ, ये टोकन नंबर लेके आओ, ये करो। तो अक्सर मैं अकेली जाती थी। मेरी बहन के हॉस्टल में एक महिला थी इंदौर की, वो मेरे साथ में चलती थी। और कई बार 6 कीमोथेरेपी ऐसे थे तो जो मैं अकेली करवा के आई थी। जहाँ मेरा इलाज हुआ उस हॉस्पिटल का स्टाफ है जो साक्षी रहा है, सपोर्ट किया उन्होंने कि आपके साथ में कोई आता नहीं, इतनी बड़ी बीमारी है और आप जी भी नहीं सकते, डॉक्टर तो आपको मना कर चुके हैं, फिर अकेले क्यों आते हो। तो वहाँ कई बार मैं रोई हूँ उस हॉस्पिटल में। तो वहाँ का स्टाफ मेरे फाइल आइल के सारे काम वही करते हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया में मानवता नहीं है, मानवता आज भी है। और अपनों से ज़्यादा पराये कभी कभी अपने बन जाते हैं। तो बस ये है कि कोई नहीं कोई इंसान मिलता है भगवान के रूप में, और डॉक्टर तो भगवान का रूप होता ही है। इसके साथ साथ जो अभी इनकी जो सिस्टर है, की जो कहाँ की बताई आपने? इंदौर की महिला है जो हॉस्टल में खाना बनाती है। हॉस्टल में खाना बनाती है, जो एक छोटी बहन का मेरा फर्ज निभाया। बहुत बढ़िया। और दोस्तों, हिम्मत रखिए और ऐसा ना कीजिए। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और समाज के लिए मैं समाज वालों को ये कहना चाहूँगी और मेरे खुद के परिवार वालों को कि कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो उससे दूरी ना बनाएं, उसका सपोर्ट करें, उनके साथ में खड़े रहें। ये तो मेरे थी, और आप में से किसी और के हो जाती और आपका साथ छोड़ता तो आप पर क्या गुजरती। बहुत बढ़िया, सही बात है। तो दोस्तों, ये थी सूरज देवी, इनका जो एक हैंडीक्राफ्ट का काम है, उनमें आप सपोर्ट कीजिए ताकि इनको आगे बढ़ने का मौका मिले और एक जो माता और बहनों के लिए एक प्रेरणादायक साबित हो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक दिल को छूने वाली, जो डिफरेंस, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक कहानी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।